हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चलते हैं यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स हमने देख लिया, प्रोकैरियोटिक सेल हमने देख लिया, एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। अब हम लोग चलते हैं यूकैरियोट्स में और यूकैरियोटिक सेल्स देखना है। यूकैरियोट्स यूकैरियोट्स का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग को शायद याद होगा, मैं प्रोकैरियोट्स बताते टाइम ही बताई थी, बस एक बार थोड़ा सा री कर देती हूँ। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होते हैं, यानी विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा? यूकैरियोट्स में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यानी यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोट्स सारे यूनिसेलुलर हैं, लेकिन यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी हैं और मल्टीसेलुलर भी हैं। बट डिफरेंस इतना ही है कि इसमें आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर बोथ टाइप्स have well defined nucleus and membrane bound cell organelles, यानी यूकैरियोट्स के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर, लेकिन सब में न्यूक्लियस वेल मेंटेन्ड होता है, यानी कंप्लीट न्यूक्लियस होता है। तो ये दोनों पॉइंट मैं आपको लिख दे रही हूं एक बार। यूकैरियोटिक सेल्स have well defined nucleus and membrane bound organelles and membrane bound organelles। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या कंप्लीट न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी, जैसे प्लास्टिड हो गए प्लांट्स में, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो भी डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, फिगर बनाएंगे तो। और सेकेंड इसका क्या है? यूकैरियोट्स सेल्स आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, बोथ टाइप्स have eukaryotic cells, यानी यूकैरियोट्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ठीक है, ये दो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के लिए यूकैरियोट्स को दिमाग में रखना है। इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है या कंप्लीट है, मेम्ब्रेन बाउंड इसमें ऑर्गेनेल्स हैं, इसमें ऑर्गेनिज्म्स यूनिसेलुलर भी हैं मल्टीसेलुलर भी हैं, लेकिन यूनिसेलुलर में भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और मल्टीसेलुलर में भी वेल डिफाइंड या वेल मेंटेन्ड या ये कंप्लीट सेल और कंप्लीट न्यूक्लियस है, जो कि प्रोकैरियोट में एब्सेंट। ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग इसके शेप में। जैसे प्रोकैरियोट्स में तो होल एंड सोल क्या था? बैक्टीरिया ही था, उसी में साइनोबैक्टीरिया हो या आर्किया हो, जो भी हो, आगे हम लोग किंगडम में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन में, टैक्सोनॉमी में। लेकिन यूकैरियोट्स में तो उसके अलावे बाकी सारे ऑर्गेनिज्म्स यूकैरियोट्स में ही आते हैं, तो इसमें भी 4 किंगडम हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे, प्लांट सेल हो गया, इसमें प्रोटिस्ट हो गए जिसमें अमीबा वगैरह सारे आ जाते हैं, फंगस हो गए, और एनिमल सेल हो गए जो मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। तो ये चारों तरह के ऑर्गेनिज्म्स आ जाते हैं यूकैरियोट्स में, इसलिए इनका शेप डिफरेंट डिफरेंट होता है। हर ऑर्गेनिज्म के सेल का शेप अलग अलग तरह का होता है। जैसे प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में जाइलम फ्लोएम थोड़ा लंबे से होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। कुछ पत्तियों में मेसोफिल सेल्स
भी इलोंगेटेड होते हैं, कुछ राउंड शेप के होते हैं, कुछ ओवल शेप के होते हैं। एनिमल्स में भी कुछ ओवॉइड सेल स्ट्रक्चर के होते हैं। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के सारे ऑर्गेनिज्म में सेल्स होते हैं। तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। 2 4 10 शेप, सारा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। जैसे जैसे फिर ऑर्गेनिज्म में चलेंगे वैसे वैसे फिर शेप डिफाइन करते चलेंगे कि इस ऑर्गेनिज्म के सेल का शेप कैसा है, इसका सेल का शेप कैसा है। बट यहाँ पे कॉमन शेप थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। शेप सबसे पहले तो स्फेरिकल ही लीजिए। स्फेरिकल, ओवॉइड, क्यूबॉइड, डिस्क्वायड, है ना, लेंटिकुलर, लेंटिकुलर, क्रिसेंट, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड, etc। ये कॉमन शेप हो गए। कुछ कुछ जैसे कुछ प्लांट्स के भी हैं, कुछ एनिमल्स के भी हैं, कुछ ये फंगस के भी हैं, अलग अलग शेप हैं सबके। इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल और यूकैरियोट्स। स्फेरिकल समझ लीजिए, शायद किसी का शाब्दिक अर्थ समझ में नहीं आए या आ भी जाए। स्फेरिकल्स गोल, स्फेयर, ओवॉइड ओवल शेप्ड अंडाकार, क्यूबॉइड क्यूब शेप, क्यूब घन, मैथ में पढ़ते होंगे। डिस्क्वायड डिस्क लाइक, गोल, पहले सीडी आती थी उस तरह का, डिस्क लाइक। लेंटिकुलर, लेंटिकल्स, लेंटिकल्स प्लांट्स का फीचर है। प्लांट्स में, पौधे में, उसके तने में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, दैट्स कॉल्ड लेंटिकल। और उसी के अकॉर्डिंग सेल के शेप का नाम पड़ गया लेंटिकुलर, यानी लेंटिकल के जैसा शेप वाला। अब पूछिए कि लेंटिकल का शेप कैसा होता है। लेंटिकल्स का शेप इस तरह का होता है, बाइकॉनकेव, सॉरी बाइकॉन्वेक्स, दोनों तरफ से फुला हुआ। अब क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट मीन्स क्या होता है? क्रिसेंट मीन्स होता है अर्धचंद्रमा, अर्धचंद्राकार। ये सारे हमारे सेल के शेप हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लेकिन सारे ह्यूमन बीइंग के नहीं हैं। कुछ प्लांट्स के हैं, कुछ फंगस के हैं, कुछ प्रोटिस्ट के हैं। तो ये हो गया क्रिसेंट शेप आपका। पॉलीगोनल, पॉलीगोनल यानी बहुभुज, जैसे होता है ना चतुर्भुज, वर्ग, मैथ में पढ़ते होंगे स्क्वायर। तो ये पॉलीगोनल, डिफरेंट शेप का एनिमल सेल पॉलीगोनल भी होते हैं, इलोंगेटेड, लंबा सा। ये प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी कॉमन इतने तरह के ही नहीं, बहुत तरह के हैं, जो जैसे जैसे मिलते चलेगा हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों ने देख लिया कि ये सारे शेप हैं यूकैरियोटिक सेल्स के। अब शेप हमने देख लिया। शेप के बाद एक बात देखना है कि ये सारे शेप जो हैं सेल्स के, वो सारे फिक्स होते हैं क्या? हाँ, फिक्स होते हैं। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जो इरेगुलर शेप के होते हैं, या फिर शेप चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनल एक्टिविटीज। काम के अनुसार शेप चेंज कर लेते हैं। आप लोग स्कूल जाते हैं, जरा ड्रेस पहन के जाते हैं वेल मेंटेन्ड होके, घर में आते हैं सारा कपड़ा फेंक देते हैं, खोल खाल के अपना कुछ हल्का फुल्का डाल लिए, काम करना है या घर में इजी वे में बैठना है, पढ़ना है। तो इस तरह से ये शेप फिक्स है, डिफिनिट है सारे सेल्स के। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनका शेप इनडिफिनिट है स्टार्टिंग से ही, और कुछ सेल ऐसे हैं जिनका शेप फिक्स है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फंक्शनल एक्टिविटीज दे कैन चेंज देयर शेप, वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं। इसको जरा सा देख लें, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
जैसे देखिए फर्स्ट पॉइंट तो है कि शेप क्या होता है, सबका डिफिनिट होता है ना, डिफिनिट या फिक्स, कि हाँ इसका ऐसा सेल मतलब ये ऑर्गन या ये ऑर्गेनिज्म, तो ये फिक्स शेप होता है। बट कुछ ऐसे हैं मोस्टली हैव फिक्स शेप, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म का शेप, सेल का शेप फिक्स ही होता है, लेकिन कुछ का शेप ऐसा है जो इरेगुलर है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया डिफिनिट। सेकेंड पॉइंट में हो गया इरेगुलर शेप का, इरेगुलर शेप या इनडिफिनिट शेप का। ज्यादातर डिफिनिट शेप वाले ऑर्गेनिज्म ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं एक्सेप्शन में जिनके सेल का शेप इनडिफिनिट है, और ये आपके दिमाग में होगा। वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है? अमीबा। इसका बॉडी सिंगल सेल का ही बना होता है, लेकिन इसका शेप डिफिनिट नहीं है। आप कुछ भी बना दीजिए ना, दिस इज अमीबा। आप ऐसा भी बना दीजिए, दिस इज अमीबा। आप ऐसा भी बना दीजिए, दिस इज अमीबा। यानी इसका शेप इरेगुलर है, और इरेगुलर के साथ साथ ये क्या करता है, शेप चेंज भी करता है। शेप चेंज कब करता है? जब इसको फूड रिक्वायरमेंट होती है या रिप्रोडक्शन करना होता है, शेप बढ़ाना होता है, तो उस सिचुएशन में भी फूड ही चाहिए, इसको फूड रिक्वायरमेंट ही होती है। तो उस समय ये क्या करता है, सीडोपोडिया बना लेता है। सीडोपोडिया फॉल्स फूट, झूठ मूठ का पैर। ऐसे इसके पैर नहीं होते, बस इसका मेम्ब्रेन ही इस तरह का इनडिफिनिट शेप में होता है। तो जैसे ये सीडोपोडिया बना लिया, अब जिधर चलना है उधर चल दिया, फूड पार्टिकल्स कांटेक्ट में आ गए, इनगल्फ करने के लिए फिर शेप चेंज कर लिया, उसको फिर अंदर कर लिया सीडोपोडिया को। तो इस तरह से इसमें हो जाएगा। से थर्ड पॉइंट, सम हैव irregular shape and can change their shape also. इसमें भी अमीबा ही आ जाएगा, है ना। शेप इरेगुलर है इसका, फिर भी शेप चेंज करते रहता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। एक डिफिनिट फिक्स शेप, कोई चेंज वेंज नहीं। दूसरा पॉइंट, यूकैरियोट्स के सेल का इरेगुलर शेप के कुछ होते हैं जैसे अमीबा। तीसरा पॉइंट की इरेगुलर शेप के होते हैं, लेकिन साथ ही अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट शेप चेंज भी कर लेते हैं। सम हैव irregular shape and can change their shape। यहाँ पे मैं कर दूं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो समझने में आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। and can change their shape according to requirement। यानी आवश्यकता के अनुसार। यहाँ भी आपका अमीबा भी हो गया, यहाँ भी अमीबा ही हो गया, क्योंकि फूड के लिए सीडोपोडिया बना लेता है, फॉल्स फूड बना लेता है। इस तरह से इसको जिधर भी चलना हुआ एक ऑर्गन बना लिया, चलते गया चलते गया, अगर फूड पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में आया तो फिर इसको समेट लेता है। तो ये है अमीबा का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे हैं जिनका डिफिनिट शेप है, फिक्स शेप है, बट फंक्शनल एक्टिविटीज के कारण वो भी अपना शेप चेंज कर लेते हैं। अब पूछिए कि ऐसा कौन सा है सेल, या किस ऑर्गेनिज्म का सेल ऐसा है, किस यूकैरियोट्स के का सेल ऐसा है जो कि फिक्स या डिफिनिट शेप का है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फंक्शनल एक्टिविटीज दे कैन चेंज देयर शेप, है ना। फोर्थ में मैं लिख रही, some have definite shape but that can
change their shape according to functional activities, या रिक्वायरमेंट भी कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट फंक्शनल एक्टिविटीज या रिक्वायरमेंट। कुछ सेल डिफिनिट शेप के हैं, बिल्कुल चेंज नहीं होते, कभी चेंज नहीं होते। कुछ इनडिफिनिट या इरेगुलर शेप के हैं और फिर भी वो अपना शेप चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। और कुछ सेल फिक्स शेप के हैं, डिफिनिट शेप के हैं, लेकिन वो भी फंक्शनल एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग शेप अपना चेंज कर लेते हैं। अब इसमें कौन सा आ गया जिसका फिक्स है शेप, कौन सेल आ जाता है? वो सेल है आपका आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। अमीबा तो हो ही गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उसका सेल, और ये जैसे ह्यूमन बॉडी का आरबीसी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्या है? ब्लड के कंपोनेंट्स हैं। रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स या व्हाइट ब्लड सेल्स, आप सेल्स कॉर्पसल्स कुछ भी कर सकते हैं सी के बदले में। तो ये दोनों का भी शेप फिक्स है। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है और बाइकॉनकेव, दोनों तरफ से ऐसे धंसा हुआ सा। डब्ल्यूबीसी राउंड शेप का होता है और इनका शेप फिक्स है भी, हमेशा फिक्स ही रहते हैं। लेकिन कह रहा है अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज। कैसी एक्टिविटीज? फंक्शनल, काम के कारण। वो कौन सा काम है? इन दोनों का काम क्या है? ये ब्लड में होते हैं और ब्लड के साथ सर्कुलेट करना, फ्लो करना, बहना इनका काम है। तो समझ लीजिए क्यों चेंज करते हैं ये शेप थोड़ा सा। आरबीसी या डब्ल्यूबीसी ब्लड के साथ जब सर्कुलेशन में पार्टिसिपेंट होते हैं या सर्कुलेट करते हैं, ब्लड ही सर्कुलेट करते हैं, तो हार्ट से मोटी मोटी वेन एंड आर्टरीज निकलती हैं और उनसे ये आराम से निकल जाते हैं। लेकिन इनको ईच सेल तक O2 पहुंचाना है और वहां से CO2 लाना है। तो अब आपके बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, उसमें इतने सारे सेल्स हैं, हर सेल तक पहुंचने के लिए एक कैपिलरीज कितना घूमेगी और स्पेस भी नहीं मिलेगा, इसलिए एक आर्टरी या वेन कितना घूमेगा। तो वो मोटा सा वेन या आर्टरी जो है ऐसे तो ब्लड को ले जाता है आर्टरी और लाता है वेन। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे वो डिवाइड होते चले जाते हैं, है ना। वेसल्स जो हैं डिवाइड होते चले जाते हैं पतली पतली नलिकाओं में, और लास्ट में बिल्कुल कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। और कैपिलरीज का शेप कैसा होता है सोच लीजिए, ये हेयर लाइक कैपिलरीज होते हैं, इससे मोटे नहीं होते। तो उसमें अब आरबीसी इन नहीं कर पाता आराम से। अब एक दो सेल्स ही जाएंगे तो कितना ऑक्सीजन ले जाएंगे, इसलिए वहां पे ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर बना लेता है ताकि कैपिलरीज में भी आराम से घुस सके और हर सेल तक के पहुंचाया जा सके ऑक्सीजन। और डब्ल्यूबीसी भी साथ में जा रहा है ना, तो डब्ल्यूबीसी भी वहां पे शेप चेंज कर लेता है, यानी दोनों एडजस्ट कर लेते हैं और आराम से कैपिलरीज में भी इन कर जाते हैं, हर सेल तक के ब्लड यानी ऑक्सीजन पहुंचा आते हैं और वहां से CO2 ले आते हैं। एक तो शेप चेंज करने का आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का ये रीजन हुआ। सेकंड रीजन क्या है? डब्ल्यूबीसी जानते हैं प्रोटेक्शन इसका फंक्शन है, सुरक्षा, यानी बाहरी बीमारी के कारकों से पैथोजन काउज ऑफ डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन प्रोटीन्स, जो भी आपके बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं उनसे बचाना है डब्ल्यूबीसी का काम। तो उस समय ये भयंकर हो जाता है। अगर कोई इसको लगा कि अच्छा पैथोजन घुस आया हमारे शरीर में, तो ये अपना शेप चेंज करके उस पर अटैक कर देता है, या शेप चेंज करके उसको इनगल्फ कर जाता है, निगल जाता है, खा जाता है, जिसको फैगोसाइट्स बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस हो गया। तो इस कारण से ये दोनों अपना शेप चेंज करते हैं और फिर उसके बाद नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि शेप फिर उसी शेप में रह जाते हैं। आरबीसी भी डब्ल्यूबीसी भी ब्लड कैपिलरी से फिर निकले तो फिर धीरे धीरे नॉर्मल शेप में
चले आते हैं हार्ट तक पहुंचते पहुंचते, और फिर जाने में वही बात होती है। तो इसलिए इनका शेप चेंज होता है। अमीबा के साथ भी वही बात है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि इसका शेप डिफिनिट है, लेकिन अमीबा का शेप भी इनडिफिनिट है। बट दोनों शेप चेंज करते हैं। वो स्यूडोपोडिया बनाता है फूड, ये भोजन के खोज में, यानी लोकोमोशन के लिए, चलने के लिए, और ये ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हर सेल तक के कैपिलरीज में खुद को एडजस्ट करने के लिए शेप चेंज करते हैं। ये फैगोसाइटोसिस के लिए, यानी बीमारी के कारकों को निगल जाने के लिए, मार देने के लिए, अटैक करने के लिए ये शेप चेंज करते हैं और फिर नॉर्मल शेप में आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका शेप। अब इसके बाद चलते हैं, थोड़ा सा साइज भी देख लेते हैं। साइज, यूकैरियोटिक सेल का साइज क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का साइज याद कीजिए, मैं रिमाइंड करवा दूं। याद कीजिए क्या था? 0.1 से लेकर के ये माइक्रोमीटर या माइक्रॉन, ये था प्रोकैरियोट का, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ यूकैरियोट तो इससे बड़ा ही होगा, बहुत बड़ा होगा। तो इसका साइज हो जाता है यहाँ पे 10 to 100 माइक्रोमीटर। या माइक्रॉन भी लिख सकते हैं आप। माइक्रोमीटर, माइक्रॉन भी लिख सकते हैं, नो डाउट, बट ऐसे प्रोनाउंसिएशन में माइक्रोमीटर ही सही रहेगा। ये साइज हो गया यूकैरियोटिक सेल्स का, यानी यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनका साइज मिनिमम 10 माइक्रोमीटर का हो सकता है, मैक्सिमम 100 माइक्रोमीटर का हो सकता है। अब साइज की बात आई है तो थोड़ा सा एक बात और हम लोग देख लें। हमेशा क्वेश्चन आता है, द लार्जेस्ट सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, द स्मॉलेस्ट सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो थोड़ा सा देख लें इसको भी, परहैप्स आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अक्सर आते रहता है। द स्मॉलेस्ट सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द लार्जेस्ट सेल in a living organisms। सबसे छोटा यूकैरियोटिक में, यूकैरियोट्स में सबसे छोटा सेल कौन सा है? अब ये सबसे छोटा सेल है आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। और द लार्जेस्ट सेल इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे बड़ा सेल क्या है? जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनमें किस ऑर्गेनिज्म का सेल सबसे बड़ा है? सबसे छोटा तो माइकोप्लाज्मा का हो गया, इसका बॉडी ही बस इतना छोटा सा सेल का होता है। ये पता होगा आप लोग को डेफिनेटली, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का अंडा, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। एग सिंगल सेल के ही होते हैं, एग, स्पर्म, ये सारे सिंगल सेल ही होते हैं। बड़ा मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है एग, नहीं। तो ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स में जितने भी हैं, या प्रोकैरियोट्स भी ले लीजिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, तो उसमें सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्मा है और सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच है। थोड़ा सा साइज भी मैं लिख देती हूँ, इसका साइज है 0.0001 माइक्रोमीटर। ये साइज है माइकोप्लाज्मा का। और ऑस्ट्रिच एग का साइज कितना है?
ये है 15 to 18 सेंटीमीटर। देख लीजिए कितना बड़ा है। और इसका वेट भी है 1.4 kg। 1.4 kg वेट इसका एग का। तो ये स्मॉलेस्ट सेल है पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखने का मतलब कि प्रोकैरियोट्स भी आ गए वायरस को छोड़ करके। और लार्जेस्ट में है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। इसका ये लेंथ है। अब इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, जब हम लोग पूरे ऑर्गेनिज्म का पढ़ ही रहे हैं तो ह्यूमन बीइंग में इसके बॉडी का सबसे छोटा सेल कौन है और सबसे बड़ा सेल कौन है, इसको भी जरा सा देख लेते हैं हम लोग। The smallest cell in a human body and the largest cell in a human body। सिर्फ ह्यूमन बीइंग के सेल बॉडी में यानी आदमी के शरीर में सबसे छोटा सेल कौन सा है और सबसे बड़ा सेल कौन सा है। सबसे छोटा सेल है आपका स्पर्म, मेल गैमेट। और सबसे बड़ा सेल है ओवम, फीमेल गैमेट और एग सेल। ओवम या एग सेल, दो में कुछ भी कह सकते हैं आप, दोनों सेम है, ओवम या एग सेल और स्पर्म। ये सबसे छोटा है द स्मॉलेस्ट और ये सबसे बड़ा है द लार्जेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। अब साइज भी जरा सा देख लें इसका। इसका साइज है आपका 4 माइक्रोमीटर। और ये साइज स्पर्म का हेड एंड टेल दोनों इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेल की लंबाई है, ये हेड रीजन से लेकर के टेल रीजन तक 4 माइक्रोमीटर है पूरे का लंबाई। और एग सेल का कितना है, इससे 20-25 टाइम्स लार्जर। एग्स जो हैं स्पर्म से 20 से लेकर 25 टाइम्स लार्जर होते हैं। तो सोच लीजिए कितना बड़ा हो जाएगा। ये 100 माइक्रोमीटर ये एक सेल का डायमीटर। तो साइज में भी हम लोगों ने देखा, नॉर्मल साइज हम लोगों ने देख लिया, कॉमन साइज यूकैरियोटिक सेल का, और फिर देख लिया सबसे छोटा किस ऑर्गेनिज्म का सेल है पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, सबसे बड़ा किस लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल है। और यहाँ पे हम लोगों ने आदमी का, इंसान का, ह्यूमन बीइंग का भी देख लिया, सबसे छोटा सेल कौन सा है और सबसे बड़ा सेल कौन सा है। बस आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे डिटेल में। बस आज मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ।